नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और बजट 2026-27 फाइनेंशियल ईयर आ चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश के आम नागरिकों के लिए बजट पेश किया। उनका बजट भाषण 85 मिनट का रहा। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 अप्रैल 2026 से नया कानून लागू हो जाएगा। इस कानून में तकनीकी खामी को दंड से जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव है। छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगेगा। विदेश यात्रा पर लगने वाले टैक्स कम किए और विदेश यात्रा TCS दर 5% हुई। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस कानून में अघोषित आय 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं में छूट दी जाएगी। 7 और जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनकी दवाओं में भी खासतौर पर मेडिकल पर्पस के लिए उसके आयात में छूट मिलेगी। आपको बता दें, बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए निवेश होंगे और 3 नए संस्थान बनाए जाएंगे। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। MSME और उद्यमियों को 10,000 करोड़ रुपए से समर्थन मिलेगा। और उड़ीसा की ये एक दूरगामी बजट है और इस बजट के जो परिणाम है वो चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, इनको जो प्राथमिकता देकर किया गया है, मैं समझता हूं कि ये एक वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है और ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट उपलब्ध कोई विपक्ष, मुझे लगता है कि उनने कुछ किया नहीं और जो कुछ Ayurveda sector, health sector, everything, Kerala has a very big contribution for this country. Nothing concretely for Kerala. What they are given to Kerala, some announcement, general announcement regarding some industries, and then one corridor for mineral resources. These are all for, for whom they are announcing all these things. This budget is not for common people. It's this budget for corporate, big corporate. Sabri rail issue was also been... No, ma'am. Then I don't know how much they are earmarking for Manrega. We would like to know about that. We will see the details. सबसे बड़ा वेलकमिंग जो मुझे स्टेप लगा वो है कि डेटा सेंटर में जो टैक्स दिया गया है करीब 23-24 साल का, वो बहुत वेलकमिंग स्टेप है। बिकॉज यदि बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। और अब अगर आप इस सोच के साथ इस बजट को अगर आप देखिएगा तो आपको एहसास। और बजट इसे लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही हैं, ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी जावेद खान का। और जावेद, आपसे भी समझना चाहेंगे इस पूरे बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि ये दूरगामी बजट है और ऐसे में जो लोग आपके साथ हैं, कितना अच्छा और कितना बैलेंसिंग, चूंकि दूरगामी है, लेकिन कितनी राहत लेकर आया निर्मला सीतारमण का ये बजट? हो गया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट पेश किया और इस बजट से किसान, कारोबारी, युवा से लेकर 2047 अमृत काल का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। जितने प्रकार की सौगात सभी सेक्टर को दी है, इसमें कृषि, खास करके
हमारे रेडीमेड गारमेंट्स और कॉटन इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो छूट दी गई, मैं बधाई देना चाहूंगा। और सभी क्षेत्रों को, खासकर धार्मिक पर्यटन के छोटे छोटे शहरों के लिए भी गुंजाइश दी गई। हमारे युवाओं को रोजगार की दृष्टि से ये बजट कई प्रकार के वैश्विक चुनौती के बीच भी भारत अपनी सक्षमता के साथ खड़ा हो, ऐसे सारे प्रावधान किए गए। मैं आज इंदौर में इस बजट को यहाँ सुनने के लिए आया। यहाँ मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। तो आपको बता दें कि बजट 2026 और जिस तरह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2047 को ध्यान में रखते हुए ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में उन इंडस्ट्री को खास तौर पे जहां पर रोजगार के एक बड़े अवसर उपलब्ध हो सकते हैं वहां फोकस किया गया है, क्योंकि एक विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में 2047 के लक्ष्य को देखते हुए ये जो बजट है बेहद खास है। आपको बता दें कि 3 समर्पित केमिकल पार्कों की स्थापना के लिए नई योजना इस बजट में और साथ ही साथ ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के तहत 2 हाईटेक टूल रूम बनाए जाने हैं। इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना भी शामिल है। जावेद खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। जावेद, ग्वालियर वासी किस तरह देख रहे हैं इस बजट को, क्या कहना है? चूंकि तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो इसे दूरगामी बजट कह रही हैं, यानी कि इसमें अभी सामने बहुत बड़ी राहत नहीं दिखती, लेकिन 2047 का जो लक्ष्य है भारत के लिए उसको पूरा करता हुआ ये बजट। जी बिल्कुल, ग्वालियर वासियों को भी जैसी अपेक्षा थी उनको लग रहा है। और जहाँ ग्वालियर के जीवाजी क्लब परिसर में हूँ, यहाँ पर सभी ने बड़े स्क्रीन पर बजट को देखा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसको लेकर यहाँ पर काफी सभी वर्ग के लोग मौजूद थे। तो जीवाजी क्लब के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है राजू पेट जी, क्या कैसे देखते हैं? नमस्ते। बजट मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार बजट और पिछले लगातार तो चैंपियन एमएसएमई का निर्माण, क्या क्या फोकस एरिया रहे हैं? 6 बड़े फोकस एरिया रहे हैं। विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन और बजट 2026 की ये बड़ी बातें जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा दिख रहा है और इसकी चर्चा पहले भी की जा रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ये एक विजन है और ये इस मान से देखा जाए तो सबको मतलब फायदा होगा इससे। बात करें तो टेक्सटाइल को लेके काफी फोकस रहा सरकार का, हेल्थ पे रहा, हेल्थ के अलावा एजुकेशन पे रहा, वुमेन्स पे रहा। टेक्सटाइल को लेके काफी कुछ 5 नए सेक्टर की बात की जा रही, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या आने वाले 5 साल में जो सरकार ये बातें करी वो जमीन पे उतर पाएगा? वो तो समय ही बताएगा कि जमीन पे उतरेगा कि नहीं, पर अभी तो बजट ऑन एवरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। It's a budget for every citizen, सबका साथ and सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. Particularly area of telecom, area of donor has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%. A complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, is going to power India, and is going to take India on its trajectory, which is today the fourth largest economy to the 3rd largest economy by next year and onward and forward. नॉर्थ ईस्ट को लेकर बहुत सारी घोषणाएं की गई इसमें। नॉर्थ तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, इधर उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि ये विजन वाला बजट है, विजन है इसमें। और शेयर बाजार से लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कि शेयर मार्केट जो है वहां से खबरें बहुत अच्छी नहीं हैं, क्योंकि शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा है इस बजट में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण में कहा कि शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया गया है। शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को झटका लगा और वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि ऑप्शन उपकरण दिए गए हैं वो टैक्स फ्री किए गए हैं।
ऐसा नहीं है कि किसानों को दे के और दूसरी चीज़ों में बढ़ा के फिर निकाला जाए, ऐसा भी नहीं किया है इन्होंने। अच्छा बजट दिया है कुल मिलाकर। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, टूरिस्ट सेक्टर में कितना बड़ा काम किया है कि 10,000 लोगों को नौकरी देने की बात की है, गाइड्स को। तो इससे हिंदुस्तान का टूरिस्ट वो बढ़ेगा। प्लस 7 सर्किट बनाए हैं रेलवे के, वंदे भारत के बाद एक ये नई क्रांति हुई है। एजुकेशन में भी उन्होंने 5 यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो बजट इस बार बजट जो दिया है, टैक्स के स्लैब को लेकर टैक्स के स्लैब में अभी कोई अंतर यूँ नहीं किया है कि अब पिछले बार ही उन्होंने 12 लाख का वो किया था, तो इसलिए कोई अंतर की कोई जरूरत नहीं है टैक्स स्लैब। टैक्स चोरी नहीं मानी जाएगी, 30% टैक्स लगेगा। हाँ, उसमें अगर वो जुर्माना ही मान लो ना आप, 30% दे के आप, एक बार पहले भी हो चुका है ये कांग्रेस के समय में ये हो चुका था एक बार। एआई के साथ में सोलर एनर्जी जहां सब्सिडी उसकी बढ़ाई गई है, और उसके अलावा उससे क्या होगा कि देश का इंपोर्ट बहुत कम हो जाएगा ऑयल का। जो है, हमें किसी भी कीमत पे अगर इस देश की तरक्की करनी है, हमारा आयात और निर्यात का जो घाटा है उसको पूरा करना है, तो हमें सोलर एनर्जी पर जाने का, इसलिए इसको बहुत महत्व दिया गया है। अब जो कहा जाता था कि क्रूड पे जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, जो हमारा खर्चा, जो हमारी पैसा बाहर जा रहा है, क्रूड के ऊपर उतना डिपेंडेंसी कम करने का इस बजट में आपको नजर आ रहा है कि हम एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी या जो इसके अलावा दूसरे जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाते हुए दिख रहा है ये बजट। जी हाँ, सोलर एनर्जी से खाली सिर्फ जहाँ हमारा ये अंतर तो कम होगा ही क्रूड ऑयल बुलाने का, उसके साथ रोजगार भी मिलेगा और प्रदूषण भी बचेगा। क्योंकि वर्तमान में भारत के अंदर, जैसे इंदौर का उदाहरण ले, तो एक व्यक्ति पे एक व्हीकल हो चुकी है और उसके कारण प्रदूषित हो जाए। दिल्ली का तो उदाहरण मेरे ख्याल दुनिया के जाने माने जो प्रदूषित शहरों में उसकी गणना होती है। जब तक हमने इस ग्रीन एनर्जी की ओर ध्यान नहीं दिया, एआई की ओर ध्यान नहीं दिया, और तो तमाम जगह से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश के बड़े संभाग ग्वालियर की बात कर लें या फिर इंदौर की बात कर लें या फिर अब बात कर लें राजधानी भोपाल की। तो यहाँ भी रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अनुराग, इस बजट के बाद क्या कुछ देख पा रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है, क्योंकि ये विजन बजट कहा जा रहा है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी सरकार, ये पहले से तय था, और इस पूरे बजट में वो दिख भी रहा है कि अब हर एक आदमी को इतनी पावर देनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग पावर उसकी बढ़े। तो कुल मिलाकर व्यापारी, महिलाएं, युवा किस तरह देख रहे हैं इस बजट को? बिल्कुल, देखिए, युवाओं के लिहाज से बात करते हैं, कितना अनुकूल लगता है युवाओं के लिहाज से ये बजट? देखिए, विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने में युवाओं की सबसे अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका रखने जा रही है। केंद्र के इस बजट में उस तमाम तरीके की समावेशी तत्व मिलते हैं जो आने वाले वक्त में देश में एक युवाओं के लिए रोबस्ट, इंडस्ट्रियल और जो इंडस्ट्रियस माइंडसेट वाले युवाओं के लिए स्थान बनाने का काम करेंगे। हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में भारत जो दुनिया की यूनिकॉर्न कैपिटल है, और ज्यादा उसमें गति देखने को मिलेगी। तमाम क्षेत्रों में जिस प्रकार से युवाओं के लिए टैक्सों का सरलीकरण किया गया है, निवेशकों के लिए यहाँ पे नई संभावनाओं को उत्पन्न किया गया, ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में देश को बहुत तेज गति के साथ आगे ले जाने में सहायक रहेंगी। टैक्स स्लैब में जो है कोई बड़े चेंजेस नहीं है। दूसरी एक और बात हो रही है कि जिस तरह से मार्केट डाउन हुआ है, ये क्या चिंता का विषय हो सकता है? देखिए, जिस तरह से आज केंद्रीय बजट आया, ये विकसित भारत की अवधारणा की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। इसमें नए 20 जल मार्ग होंगे, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के लिए दवाइयां सस्ती होंगी, साथ ही सरकार द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया गया है, और सभी सेक्टरों में, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, सभी को सरकार द्वारा इस मामले में उपलब्धि दी गई है। और जहां तक रही इनकम टैक्स की, पिछले वर्ष ही सरकार द्वारा 7 लाख से 12 लाख किया गया था, जो कि अभी के समय के हिसाब से पर्याप्त है। आगामी समय में सरकार द्वारा नई रियायतें भी दी जाएंगी, और अभी कुछ दिन पूर्व भी जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से भी रियायतें दी गई थी, जिसका कि आम जनता को लगातार लाभ मिल रहा है। एक बड़ी बात रही इस बजट में, वो रही विदेश यात्रा को सस्ता किया गया, उसको टैक्सेस में कम किया गया, बच्चों की विदेश की पढ़ाई को जो है वो सस्ता किया गया। इसको कैसे, किस तरह से देखें कि देशी रिसोर्सेज पे भरोसा नहीं है या युवाओं का ख्याल ज्यादा रखा गया? देखिए, इस समय पूरी दुनिया भर में ग्लोबल अर्थव्यवस्था चल रही है, तो आप अगर भारत में भी काम कर रहे हैं तो दुनिया भर का एक बड़ा मार्केट है जहां भारत के लोग पहुंचते हैं, और हमारे बच्चे दुनिया भर में रोजगार और काम कर रहे हैं। ऐसे में विदेश यात्राओं को सस्ती होने से, यात्राओं पर लगने वाले टीसीएस में जो कटौती की गई है 5% से 2% की गई है, उससे निश्चित ही लाभ मिलेगा, और साथ ही दुनिया
दुनिया भर में रोजगार के नए आयाम खुलेंगे, भारत के मालों का इंपोर्ट भी पूरी दुनिया भर में बढ़ेगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। एक और सवाल है, मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या खास बातें आपको नजर आई हैं इस बजट में? देखिए, मध्य प्रदेश को लगातार केंद्र सरकारों की सौगातें मिलती रहती हैं। प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह मध्य प्रदेश के लिए, जीएसटी के माध्यम से जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो भी मध्य प्रदेश को मिल रहा है। साथ ही चाहे सिंचाई योजना हो, कृषि योजनाएं, मेडिकल कॉलेजों की योजनाएं, वो सभी मध्य प्रदेश को लगातार मिल रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। मध्य प्रदेश के लिहाज से कुछ खास नजर आता है इस पूरे बजट में? देखिए, मध्य प्रदेश में जितनी भी केंद्र की सरकार की, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे जो जिला अस्पतालों को और ज्यादा कहीं न कहीं नवीनीकरण की एक व्यवस्था हो, उन तमाम चीजों का लाभ मध्य प्रदेश को भी समग्र तौर पर मिलेगा। और अभी बजट जैसे जैसे हम उसका अध्ययन करेंगे विस्तृत तौर पर, तमाम तरीके की जो उसमें नई परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, नई व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया है, उन तमाम चीजों से मध्य प्रदेश निसंदेह लाभान्वित होगा। हमने पहले भी देखा है प्रधानमंत्री जी की सरकार की केंद्र में मध्य प्रदेश रहा है और लगातार मध्य प्रदेश को उन्होंने अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित किया है। तो हम देखेंगे वो तमाम चीजें बजट में भी देखने को मिल रही हैं। ये जो चीजें हैं वो बजट में देखने को मिल रही है, दावे प्रतिदावे। हालांकि हम जहां मौजूद थे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, तो जो रिएक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिव ही नजर आएंगे और निश्चित रूप से। लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, जैसे जैसे बजट का अध्ययन होगा वैसे वैसे रिफ्लेक्शन और बेहतर होते जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब बजट 2026-27 Fisheries is extremely important. Protection of the coastal belt and livelihoods of people in the fishing community, not mentioned. All of these things could be important areas. Inland waterways were mentioned, but Kerala was not. The ship repair facilities for inland waterways are going to be in Patna and Varanasi. Strange. We have more in ईयर एंड 31 दिसंबर कर दिया जाए। अपन दिवाली के दिन बैठ के अकाउंट करते हैं, देश सनातनी है। अपन दुबई जाते हैं तो रमजान में दुकान खोला तो गोली मार देते हैं। दिसंबर में अमेरिका में कोई काम नहीं होता, तो इससे क्या है, बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। सरकार को टैक्स भी मिलेगा 3 महीने पहले, और एक सनातनी धर्म में मोदी जी हैं तो शायद ये काम हो जाए तो पुण्य का काम है। दूसरा काम मैं जो चाहता हूँ कि हर लेडीज की वसीयत हो। सोना जो 6 डिजिट में आ गया, धीरे से 7 में भी आ जाएगा, हर आदमी के घर में रखा है। अब जब तक 2 भाई हैं तो जिसके हाथ में पावर है वो जेब में सोना रख लेगा और दूसरा भाई कुछ कर नहीं सकता है। तो हर वसीयत लेडी की कंपलसरी कराई जाए। ये पारसी समाज में कंपलसरी है। साइरस मिस्त्री मरे तो आपको सुनने में भी नहीं आएगा कि वसीयत में कोई पूरा लिखा। फिर रतन टाटा ही मरे तो उनने वसीयत पूरी लिखी। पारसी लोग मेरे क्लाइंट हैं, वो हर साल जनवरी में अपनी वसीयत को रिन्यू करते हैं। तो ये जो समाज में जो झगड़ा आएगा, भाई भाई से बात नहीं करेगा, भाई बहन से नहीं करेगा, 5 साल बाद का जो पिक्चर दिख रहा है मेरे को थोड़ा सा खराब दिख रहा है। तो सरकार से मैं चाहूंगा और विशेषकर निर्मला जी से कि इस दिशा में भी वो प्रयास करे और लोगों को एजुकेट करे, है ना। अजीत जैन कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का पास्ट चेयरमैन हूँ, प्रोफेशनल जैन सोशल प्रोफेशनल ग्रुप का अध्यक्ष भी हूँ, फेडरेशन में भी। एक आत्मविश्वासपूर्ण और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है जिसका उद्देश्य फ्यूचर रेडी इकोनॉमी का निर्माण करना है, जिसकी शुरुआत सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, बायोफार्मा, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और ग्लोबल डेटा सेंटर्स जैसे हाईटेक प्रायोरिटीज से होती है। साथ ही टूरिज्म, गारमेंट, टेक्सटाइल्स जैसे अन्य ग्रोथ इंजिन्स पर भी ध्यान दिया गया है, जो एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट को कई तरह से स्केल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से यह बजट एम्बिशन को डिसिप्लिन के साथ जोड़ता है। फिस्कल डेफिसिट जो 4.4% से घटकर 4.3% होने का अनुमान है, जबकि डेट टू जीडीपी रेशियो 56.1% से घटकर 55.6% रहने का प्रावधान है। इससे भारत के 30-31 के जो बजट है जिसका लक्ष्य हमने 50% रखा हुआ है, उसको मीडियम टर्म कंसोलिडेशन गोल की दिशा में ले जा रहा है और मैक्रो स्टेबिलिटी के साथ हायर प्रोडक्टिव स्पेंडिंग के लिए भी एक तरह का स्पेस बन जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का प्रिंसिपल इंजन बना हुआ है और पब्लिक कैपेक्स बढ़कर करीब 12.2 लाख करोड़ बनता है, जो 11% और 11% से भी अधिक है। रोड्स, रेल, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम्स और डिजिटल कनेक्टिविटी को समर्थन ये बजट देगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी क्राउडिंग करता है। कॉम्पिटिटिवनेस में भी सुधार लाएगा। मार्केट में कैपिटल मार्केट्स और डेट मार्केट को डीपन करने के कई उपाय ये बजट में दिए गए हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स, उनके लिए मार्केट मेकिंग, स्ट्रॉन्गर लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट टूल्स तथा रीट्स इनविट्स के माध्यम से
लॉन्ग टर्म कैपिटल के वाइडर एवेन्यूज भी कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए इंसेंटिव सिटीज को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अधिक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट फंडिंग से सक्षम बनाता है और फ्यूचर्स और ऑप्शन पर हायर एसटीटी एक तरह से एक्सेसिव स्पेकुलेशन को कर्ब करने का एक मार्ग है। अंततः पोर्टफोलियो पार्टिसिपेशन को वाइडन करने सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ, ये आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, सस्ता चमड़ा हुआ है, स्क्रैप महंगा कर दिया गया है, सोलर से जुड़ी चीजें जो हैं वो सस्ती हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ सोलर सेल और सोलर उपकरण महंगे हो गए हैं। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर मुझे संजय साहू नजर आ रहे हैं और जबलपुर से संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, जबलपुर वासी किस तरह देख रहे हैं इस बजट को? हालांकि ये पहले से तय था कि बहुत ज्यादा जिस राहत की बात खास तौर पर की जा रही थी टैक्स रजीम में, वो नहीं होने वाली और वैसा ही हुआ है, लेकिन इसे विजन बजट कह रहे हैं 2047 का। क्या कहते हैं जबलपुर वासी? जी बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर नौवां बजट जो है केंद्र का प्रस्तुत कर दिया है और अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर हलवा बढ़ता हुआ जो है वो व्यापारी हलवा बांटते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है, हलवा बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका क्या कॉन्सेप्ट रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार बजट जो है वो किस प्रकार से रहा। हमारे साथ अध्यक्ष प्रेम दुबे हैं, हम उनसे सबसे पहले प्रतिक्रिया इस बार का बजट, सबसे पहले तो ये बताएं कि हलवा क्यों? हलवा इसलिए क्योंकि बजट में हमारे बहुत समय से जब हमारा बजट आता है तो केंद्र सरकार पहले हलवा का कब सेरेमनी करती है, तो चैम्बर ने भी ये सोचा कि जब केंद्र सरकार मीठा लाने की कोशिश करती है तो हम लोगों ने भी उसको अपने चैम्बर में संस्था में उस तरह का हलवा वितरण शुरू किया ताकि सरकार के साथ हम भी कदम ताल चला सकें। और देखने में आया कि हलवाई जैसा बजट है क्योंकि इसमें कुछ मीठा है, कुछ उसमें अलग अलग तरीके घी शक्कर भी डली है, कहीं कहीं थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मीठा भी कई लोगों को लग रहा है। तो इस तरह का बजट को भी मैं कहूँगा कि हलवाई जैसा बजट है। वो हलवा जैसा बजट बताया जा रहा है। होटल इंडस्ट्रीज के भी कमल ग्रोवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं, मैं तो ये बजट को बहुत बैलेंस बजट मानता हूँ। आज की परिस्थितियों के अनुसार बहुत बैलेंस बजट है। इसमें कई छोटे सेक्टरों को काफी रिलीफ दिया गया जो आम जनता को पहुंचता है। हम सिर्फ देखते हैं कि इनकम टैक्स में छूट कहाँ मिली, हमें पेट्रोल में मिली कि नहीं मिली, ऐसी चीजें देखते हैं। अब छोटे छोटे इंडस्ट्री को जो छूट दी गई है, आखिर वो किसको उसका लाभ होगा, हमें और आपको। तो मेरा ये मानना है बहुत बैलेंस बजट है, बहुत अच्छा बजट है, हलवे जैसा ही बहुत अच्छा है। हलवा जैसे ही बहुत अच्छा है। अभिषेक ध्यानी भी हैं हमारे साथ, सीए भी हैं, एडवोकेट हैं। किस प्रकार का बजट देख रहा है ये पूरा? एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखना चाहिए। जब 12 लाख हजार करोड़ का फंड्स एलोकेट किया जाए किसी भी बिजनेस के लिए, उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, उससे रोजगार पैदा होते हैं। घोषणा बहुत अच्छी है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया जाए। सरकार एक सवाल पे चुप, 3.5 लाख करोड़ की पूरा भारत की अर्थव्यवस्था का बजट, जिसमें 181 लाख करोड़ का कर्ज जो 56 से 57% है। अगर घोषणाओं को पॉजिटिव लूं तो चुनौतियां भी मेरे सामने वो हैं और सरकार ने खुद कहा है कि जो ग्रोथ रेट रहेगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर वो इस बार कम रहेगी। किस हद तक इन घोषणाओं पे हम और चुनौतियों पे विजय प्राप्त अभी करेंगे? डिप्टी सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ अरुण साव क्या कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं, रुक कर लेते हैं। तो जबलपुर वासी तो इसे हलवे वाला बजट कह रहे हैं और दोनों ही चीजें बता रहे हैं। अरुण साव, उससे पहले हर घर शौचालय निर्माण की योजना हो और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात की दिशा में आगे बढ़ने का काम, इन सब कामों का समन्वित योजना देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो बजट उन्हीं सुधारों को आगे बढ़ाने का है जिस प्रकार से एक एक क्षेत्र को ध्यान में रखकर, एक एक काम को ध्यान में रखकर फोकस करके ये बजट आज प्रस्तुत हुआ है।
कि कैसे मछली पालन की दिशा में हम आत्मनिर्भर बने और मजबूत हों, हमारे मछली पालक जो किसान है वो कैसे सुदृढ़ हो, इसके लिए नए बड़े तालाबों के निर्माण की योजना, पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए योजना, नारियल उत्पादक किसानों के लिए योजना, कॉफी उत्पादक किसानों के लिए योजना, छोटे किसानों को फोकस करके उनकी आमदनी, उनकी आजीविका को मजबूत करने की दिशा में काम हुआ है। वहीं लघु एवं मध्यम उद्योग जो रोजगार सृजन के बहुत बड़े माध्यम होते हैं, उनके लिए 10,000 करोड़ की योजना बनाकर एक तरफ जहां रोजगार सृजन के काम को प्राथमिकता दी है, वही जो हमारे छोटे और मध्यम उद्योग है उनको ताकत मिले, मजबूती मिले और देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आए, इस बात को फोकस करके काम हुआ है। जिस प्रकार से तो बजट की विशेषताओं को बता रहे थे और साथ ही साथ अब रुख कर लेते हैं संजय साहू का एक बार फिर जबलपुर में मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ वो मौजूद हैं। इस बजट को लेकर वहां पर हलवा बन रहा था और हलवा क्यों बना, कोई इसे हलवा बजट भी कह रहा है तो कोई इसे कह रहा है कि हलवा जितना स्वादिष्ट होता है या सेहत के लिए जितना फायदेमंद रहता है, ये बजट भी 2047 के हिसाब से वैसा ही है। जी संजय। जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से हलवा बना है और जो हम अपने दर्शकों को साझा कर रहे हैं कि कोई हलवा जैसा बजट कह रहा है तो कोई हलवा जो है जैसा स्वादिष्ट बता रहा है। इसको लेके हमारे साथ सीए भी मौजूद हैं, अग्रवाल जी हैं, पंकज जी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे किस प्रकार का है, देख रहे हैं ये पूरा बजट। मैं कहूँगा कि एक बजट बड़ा बैलेंस बजट है। आप देखें कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इस बजट में मेन फोकस रहा है। जो सेक्टर्स इंडिया में जिसकी कमी है, जिसमें इंपोर्ट डिपेंडेंट है, लाइक रेयर अर्थ मेटल, मेडिसिन में आप देखें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन को बहुत विशेष पैकेज दिया गया है। तो आई थिंक सो भारत देश की जनता, गवर्नमेंट समझ रही है कि आगे आने वाले समय में ऐसी चीज़ें जिसपे भारत निर्भर दूसरे देशों पे है, उसको किसी तरह से बढ़ावा देके सेल्फ डिपेंडेंसी क्रिएट की जाए। तो ये इस मामले में बैलेंस बजट है। थोड़ा स्टॉक मार्केट में जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट है, बिकॉज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो बढ़ाया गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, उल्टी सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद कैपिटल गेन टैक्स फ्रॉम सिक्योरिटीज में कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिले, वो न मिला। बट ओवरऑल आई विल से कि लॉन्ग टर्म फोकस बजट है। लॉन्ग टर्म कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बजट में इस बार सरलीकरण जो टैक्स का है उस पर पूरा फोकस किया गया और ये बहुत लोगों की पुरानी इच्छा थी। आप देखेंगे कई नियमों के सरलीकरण हुए हैं। प्रोसिक्यूशन वाले जितने भी सेक्शन थे उसमें गवर्नमेंट ने फाइन लगा दिए कि वो फीस के माध्यम से खत्म किया जाएगा, किसी तरह की कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा, जेल नहीं होगी। उसी तरह से किसी को लोअरिंग ऑफ टैक्स के लिए अप्लाई करना है तो ऑटोमेटिक रूट से अप्लाई हो जाएगा। टीडीएस के नियमों का युक्तिकरण किया गया है। तो ओवरऑल पाएंगे कि टैक्स के नियमों में जो अनुपालन की कमी की गई है और सरलीकरण किया गया है वह व्यापारियों को लाभ देगा। व्यापारियों को लाभ देगा, क्या लगता है, किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या पिछले बजट की अपेक्षा, अगर हम इस बजट पर चर्चा करें तो क्या मिला और क्या मिलने की उम्मीद है? देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम ये नया इनकम टैक्स एक्ट जो आ रहा है उसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रहे हैं ताकि जो आम आदमी है वो उसका कंप्लायंस इजीली कर सके। तो इसका ब्लूप्रिंट जब आएगा तो और डिटेल पता लगे। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, तो उनका कहा है इससे और सिंप्लीफाई होगा और लोगों को बहुत आराम मिलेगा। तो अभी आने वाला समय बताएगा। प्रोसिक्यूशन से वेवर का दिया है उन्होंने कि आप लेट फी कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं मार्च 2026 तक। तो काफ़ी प्रोविजन दिए हैं कि जो आम आदमी को उससे बेनिफिट मिले, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट आने के बाद ही पता लग पाएगा कितना और कहाँ बेनिफिट मिला है। तो ब्लूप्रिंट का इंतजार जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, क्या बजट आया है, क्या देख रहे हैं? जो बजट आया है, सूचनांक ने 1500 पॉइंट का गोता लगा के तो पहली घोषणा दे दी है कि बजट कैसा आया है। रही बात जबलपुर को विशेष तौर पे देखें तो एलिम्को की उनने ज़रूर से जिक्र छेड़ा है कि एलिम्को को एआई इक्विप करके करेंगे। एलिम्को का एक बहुत बड़ा उद्यम रिछाई जबलपुर में लगा हुआ, तो हम निर्मला सीतारमण जी से निवेदन करेंगे कि इसको उसमें शामिल किया जाए। बुद्ध सर्किट की बात करिए तो सांची स्तूप को क्यों छोड़ा गया, मध्य प्रदेश को फिर
क्यों छोड़ा गया, इसका सवाल ज़रूर रहेगा। रेल सुरक्षा पे उनने कवच की कोई घोषणा नहीं करी है। 2 बड़ी विमान दुर्घटना में हमने पिछले साल एक एयर इंडिया का विमान और इस साल उप मुख्यमंत्री जी अभी पिछले हफ्ते हमारे, तो विमान की सुरक्षा को लेके और जिम्मेदारी को लेके कोई घोषणा नहीं हुई है। इससे हम लोग ज़रूर दुखी हैं। रही बात स्टूडेंट्स की और रोज़गार की, तो स्टूडेंट एक ही बात करता है कि हमें रोजगार मिले। बजट कोई भी पेश करे, कभी भी हो, स्टूडेंट अपना रोजगार चाहता है, उसको रोजगार ओरिएंटेड बजट नहीं है। रोजगार ओरिएंटेड बजट नहीं है ये कहा जा रहा है। अभिषेक जी, आपने बहुत एनालिसिस करते हैं बजट को लेके, खासतौर से ये पूरा जो परिदृश्य पिछले वर्ष की तुलना में इस बार क्या मिला और क्या उम्मीद और कर रही थी? देखिए, सरकार ने जो पिछली घोषणाएं करी थी उनसे बढ़कर घोषणा करी, लेकिन ग्रोथ रेट पिछले साल ज़्यादा था, इस साल कम है। ये प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। दूसरी बात, अगर बात करें रोजगार की, तो सरकार ने 12,00,000 करोड़ का फंड्स तो बहुत अच्छा एलोकेट किया, लेकिन ये किस तरीके से आज की जो करंट सर्कमस्टेंसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, जिस तरीके आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और खासकर इसके लिए 5,000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच में बड़ा काम किया है, जिसमें बीमारों के लिए कोई वर्ग का भी हो लेकिन गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है। ऐसे में दवाई का सस्ती करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। खास करके पर्यटन स्थलों पर हजारों गाइड रख करके रोजगार के नए मार्ग को ढूंढने का प्रयास किया गया है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से जो रिजर्व स्थान है उनको भी टूरिज्म की दृष्टि से खोलने का जो निर्णय किया गया है, इससे हमारी प्राचीन विरासत को भी लोग जानने समझने के लिए अवसर लेंगे। और ऐसे में विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए 2% टैक्स की कमी करते हुए उनके लिए जो विशेष सौगात दी, जिसके आधार पर वैश्विक स्तर पर टूरिज्म के सेक्टर में भारत का स्थान और बढ़ेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का निर्णय किया है। इनकम टैक्स के में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान की है। राजकोषीय घाटे का 4 और ये प्रतिक्रियाएं तमाम बीच बीच में मिल रही हैं और जाहिर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो बार बार फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि किस तरह कपड़ा उद्योग पर विशेष फोकस है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिफॉर्म की बात की गई इस बजट में और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले, मतलब अब सेल्फ डिपेंडेंट बनाने पर ज़्यादा फोकस है। यहाँ संजय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संजय जी, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जो लोग आपके साथ हैं इस बजट को लेकर, बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि वाकई में शेयर मार्केट जो है जिस तरह से उसमें गिरावट देखने को मिली, इसके बाद चिंता जरूर बढ़ी, लेकिन उसके भी कई अपने कारण है। कुछ एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं, जानना चाहेंगे उनसे। जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से बजट आया है, कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात जो है कि सोना चांदी को लेके जो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार अजय जी, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का अजय भैया, जिस प्रकार से सोना चांदी को लेके बजट में क्या रखा गया है, क्या देख रहे हैं? चूंकि बाजार जो है वो पूरी तरह अस्थिर है। नहीं, सवाल ये नहीं है कि उसमें क्या रखा गया क्या नहीं रखा। आज बाजार की स्थिति ये हो गई है कि 4 लाख के ऊपर चांदी पहुंच गई और 2 लाख के ऊपर सोना पहुंच गया और छोटे दुकानदारों की तो कमर ही टूटी जा रही। वो व्यापार करें तो क्या करें। बजट में सोने चांदी की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। ये या तो आप ये कह लीजिए मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप में कोई ऐसी समझौता हुआ है जिससे पूरे विश्व के अंदर सोने चांदी के दाम चरम सीमा पे पहुंच रहे। इससे अभी जो शादियों का सीजन चल रहा, उस सीजन में बहुओं के लिए क्या चढ़ाव चढ़ाएं, ये बहुत बड़ा इस देश का दुर्भाग्य कहलाएगा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये बता रहे हैं। हालांकि परिवहन को लेके हमारे साथ नरेंद्र पांडे जी हैं। आप परिवहन में सबसे ज्यादा वो करते हैं,
क्या देख रहे हैं, किस प्रकार का बजट रहा है इसके? देखिए, आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं हलवे की तारीफ मैं भी कर रहा हूँ, इसमें देसी घी ये भी मान रहा हूँ, लेकिन हम ट्रांसपोर्टर देश के बजट में डीजल की सुगंध ढूंढ रहे थे, वो हमको नहीं मिली है। हमको जब सरकार ने, आप सब पत्रकार हम भाई हमारे गवाह है कि मोदी जी ने बोला था एक देश एक कर, वो जीएसटी लगाया, इसीलिए लगाया था। अब डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लिया जा रहा है? ट्रांसपोर्टर को उसमें राहत क्यों नहीं दी जा रही? टोल टैक्स क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? जिनकी राशि वसूल ली गई है सड़कों की, वो टोल टैक्स खत्म क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ये हमारा देश के ट्रांसपोर्टरों का तो देख सकते हैं कि जो बजट में जो उम्मीद थी खासतौर से परिवहन को लेके, वो उम्मीद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। एक बार फिर हम बात करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रेम दुबे जी। दुबे जी, अगर जो स्थितियां हैं, जो बजट जो दिख रहा है हमको, जो बजट है, इसको कहां तक देख रहे हैं आप, कितनी दूरदर्शिता दिख रही है इसमें? देखिए, बजट क्योंकि 9वीं बार वित्त मंत्री को मौका मिला है, अनुभवी हैं, उन्होंने बजट को अच्छा संतुलित बजट बनाने की कोशिश की है। परिस्थितियां बहुत खराब हैं अंतर्राष्ट्रीय, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय में अमेरिका हम लोग को अवरोध कर रहा, उस समय हमको थोड़ा एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस बजट को करना चाहिए था। वहां एक कमी लगती है कि आज छोटा छोटा व्यापारी कैसे अमेरिका या दूसरी जगह एक्सपोर्ट, यूरोप में आपने किया संधि, छोटा व्यापारी को मौका जल्दी मिले एक्सपोर्ट पे, तब तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जितनी हो रही उसका लाभ छोटे व्यापारियों को मिले, उद्योगपतियों को मिले, वो बजट में। लेकिन एक बात तो यहाँ पर बजट में जो सामने आई कि उन्होंने कहा एमएसएमई को बढ़ावा देंगे और एमएसएमई पर ज्यादा फोकस। वो बिल्कुल सही है। पहला 10 मिनट उन्होंने उद्योग पे दिया, ये अच्छी बात थी। जो पहला 10 मिनट उन्होंने उद्योगों की तरह तरह की छूटों की बात की, बहुत अच्छी है। उसके लिए हम लोग जरूर कहेंगे कि मतलब जिस तरह का हमारा हलवा है उसी तरह का बजट बनाया, बहुत अच्छा रहा, संतुलित रहा, और ज्यादा शक्कर भी नहीं है और ज्यादा नमक भी नहीं है। बलराज मैनी जी भी हमारे साथ हैं जी, किस प्रकार से देख रहे हैं? बलदीप मैनी जी, सॉरी। नहीं, मैंने तो पहले बताया कि हलवा बिल्कुल तैयार है, खुशबू भी अच्छी उड़ रही है, लेकिन मुझे लग रहा पूरा स्वाद इसका 2047 में ही हमको मिल पाएगा। ऐसी बजट की चर्चा चल रही है, हम 2047 की बात क्यों करते हैं बजट में, मुझे समझ में नहीं आता। छोटे उद्योगों को आपने राहत नहीं दी, लेकिन MES की जो आपने बात करी है वो एक स्वागत योग्य कदम है। और कुल मिला के अगर हम देखें खिचड़ी के तौर पर तो अच्छा बजट लग रहा है मुझे। अच्छा बजट लग रहा है तो देख सकते हैं कि कुल मिला के मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। आप उम्मीदों की हम बात करते हैं, जब उम्मीद होती है ठीक, तो क्या संजय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये बजट जो कि डायरेक्ट शायद फायदे इसमें कम दिखते हैं, लेकिन कह रहे हैं दूरगामी बजट है। इन सब के बीच ये जो एक महत्वपूर्ण बात एक्सपोर्ट को लेकर आई कि इसके लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकें, इम्पोर्ट कम से कम करें, तो जो स्थिति अभी इस वक्त जो मतलब ग्लोबल लेवल पर बनी हुई है उसमें हम जो है कंप्लीट कर पाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ।